गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, आपकी साइंस बुक का 7 चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? चैप्टर 7। और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वेदर, राइट? बच्चों, दो बातें आपको जाननी है, एक किसी भी प्लेस का वेदर और एक किसी भी प्लेस का क्लाइमेट। दो टर्म बेसिकली यूज होती है, एक टर्म वेदर और एक टर्म क्लाइमेट, राइट? दोनों में डिफरेंस जानना आपको सबसे पहले बहुत जरूरी है। वेदर का मतलब होता है डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस। कोई भी प्लेस है उस पर डे जो एटमॉस्फेयर कंडीशन होती है उसी को हम उस प्लेस का वेदर कहते हैं। कहने का मतलब कि हर डे, इवन एवरी आवर, जो एटमॉस्फेयर कंडीशन किसी प्लेस की होती है वो उस प्लेस का वेदर माना जाता है ना? हिंदी में इसको मौसम बोलते हैं। तो बोलते हैं कि आज मौसम कैसा है, आज मौसम कैसा है। ऐसा थोड़ी कहते पिछले 20 साल में मौसम कैसा है, ऐसा तो नहीं कहते ना। तो जो रोज की वहां की एटमॉस्फेयर कंडीशन है वो भी उस प्लेस का वेदर होता है, राइट? अब किसी भी प्लेस का अगर हमें वेदर बताना है तो उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। जैसे कि कॉमन सेंस है बच्चों की, अगर आपके किसी रिलेटिव का या आपके किसी फ्रेंड का आपके पास फोन आता है जो किसी दूसरे प्लेस पे रह रहा है, तो यही पूछता है, या आप जब भी बात करते हो, आजकल के बच्चे तो कम करते हैं, पुराने बुजुर्ग तो जब भी मिलते थे तो सबसे पहले वेदर के रिगार्डिंग ही बात करते थे कि आजकल टेम्परेचर कैसा है आपके, आज वहाँ रेनफॉल है कि नहीं है, ह्यूमिडिटी कैसी है, विंड हवा कैसे चल रही है। तो ये सब बातें होती हैं मौसम के बारे में। जब भी वेदर की बात आती है तो इन सब का जिक्र अवश्य होता है। तो ये वेदर के एलिमेंट हो जाते हैं बच्चों। यानी अगर एक मेट्रोलॉजिस्ट या एक वेदर की रिपोर्ट बनाने वाला जब वेदर रिपोर्ट बनाता है तो वो इन सब चीजों को कंसीडर करता है, करेक्ट? तो क्या क्या एलिमेंट है? टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन, स्टॉर्म्स, these are the some elements of the weather, करेक्ट? तो बच्चों, वेदर समझ आ गया आपको क्या चीज है? जो डे टू डे एटमॉस्फेयर कंडीशन है वो वेदर है। और क्लाइमेट क्या होता है? ये लॉन्ग ड्यूरेशन में स्टडी किया जाता है, यानी लास्ट 20 से 25 ईयर का जो वहां का वातावरण कैसा है वो क्लाइमेट होता है। यानी क्लाइमेट डे टू डे नहीं पढ़ा जाता। क्लाइमेट की रिपोर्ट क्या होती है? बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। और क्लाइमेट इतना आसानी से चेंज भी नहीं होता, इतना जल्दी चेंज नहीं होता बेटा, एवरेज एटमॉस्फेयर रहता है। अच्छा, क्लाइमेट अगर बहुत जल्दी चेंज हो गया तो वहां सर्वाइवल खतरे में हो सकता है, क्योंकि हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं हम उसके लिए फिट हैं, हम उसके लिए एडेप्ट हैं, हमारे में वैसी चीजें डेवलप हो चुकी है। अगर क्लाइमेट बदल गया तो हमें क्लाइमेट के साथ बदलना पड़ेगा, और इतना जल्दी अगर हमने बदलाव नहीं किया तो हम फिट नहीं रहेंगे, हम एडेप्ट नहीं रहेंगे, तो हम वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों समझ आया ना कि क्लाइमेट बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, क्लाइमेट बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद चेंज होता है। और अगर क्लाइमेट जल्दी जल्दी चेंज होने लग गया तो हमें भी हमारे अंदर जल्दी जल्दी एडेप्शन डेवलप करने पड़ेंगे। एक साइंटिस्ट थे बेटा डार्विन, उन्होंने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सर्वाइव वही करेगा जो फिट है। फिट का मतलब जो एडेप्ट है। अब आप एक एग्जांपल से समझिए कि कैमल है। कैमल बेटा कहाँ रहता है? डेजर्ट में। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, आपको पता है। अब कैमल एडेप्ट है डेजर्ट के लिए, कम पानी में रह सकता है, ज्यादा गर्मी में रह सकता है ना? लेकिन अगर मैं पोलर बियर की बात करूं, रेनडियर की बात करूं, तो ये तो लो टेम्परेचर पर रहने वाले हैं, टेम्परेट एरिया में रहते हैं, पोलर एरिया में रहते हैं, ये तो जहां पर ठंड बहुत ज्यादा है।
और ये हाई टेम्परेचर पर रहने वाले हैं। अब आप बताइए मुझे कि कैमल को अगर मैं इस पोलर एरिया में ले जाऊं तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो फिट नहीं है, वो एडेप्ट नहीं है। सिमिलरली मैं पोलर बियर को अगर डेजर्ट में लाऊं तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एडेप्ट नहीं है, वो फिट नहीं होगा। मतलब बेटा, जो एनिमल जिस क्लाइमेट में रहते हैं उसके लिए वो फिट होते हैं। बात समझ आ गई है बात? अगर एनिमल का क्लाइमेट चेंज होगा तो या तो एनिमल को चेंज करना पड़ेगा, अगर एनिमल अपने अंदर की फिजियोलॉजी को, मेटाबॉलिज्म को चेंज कर पाया तो सरवाइव करेगा, अदरवाइज सरवाइव नहीं करेगा। तो बच्चों, वेदर समझ के क्या होता है? डे टू डे एटमॉस्फेयर चेंजेस, और क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन का चेंजेस होता है। और क्लाइमेट स्टडी लॉन्ग ड्यूरेशन में की जाती है और वेदर की स्टडी डे टू डे की जाती है। बात समझ आ गई होगा बच्चे से? तो ये बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। और इस टॉपिक की जरूरत हमें क्यों पड़ी है बेटा? वेदर और क्लाइमेट पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर हमें क्लाइमेट का ज्ञान है तो हमें एडेप्टेशन का ज्ञान होगा, करेक्ट? यानी अगर हमें क्लाइमेट का ज्ञान है तो हमें एडेप्टेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर हम वेदर की बात करें तो वो हमारे डेली रूटीन के लिए जरूरी है, इसके लिए नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? इसके लिए कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा फूड खाना चाहिए, कैसा ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। दीज आर द मेन पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, दीज आर आवर बेसिक नेसेसरी रिक्वायरमेंट। तो ये सारी रिक्वायरमेंट किस पे डिपेंड करती है? वेदर पर डिपेंड करती है। यानी डेली रूटीन के लिए वेदर का ज्ञान होना जरूरी है। हमें रेनी सीजन में कैसे रहना है, हमें विंटर में कैसे रहना है, हमें समर में कैसे रहना है, तो ये सब जरूरी होता है हमारे लिए, करेक्ट? तो ये हमारी डेली लाइफ का ही कहीं ना कहीं टॉपिक है। तो बच्चों, वेदर का समझ आया आपको और वेदर के एलिमेंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको थोड़ा थोड़ा इन एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। टेम्परेचर की बात करो बच्चों, टेम्परेचर जो है उसकी हम जब भी कोई भी वेदर फोरकास्ट बनाने वाला या वेदर रिपोर्ट बनाने वाला जो मेट्रोलॉजिस्ट होता है, वो टेम्परेचर की दो वैल्यू लेता है, एक मिनिमम वैल्यू और एक टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है, करेक्ट? एक मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, दो वैल्यू रिपोर्ट में आती है, आप कभी भी देखेंगे, टीवी में, न्यूज़पेपर में देखेंगे आप। जैसे आपको बोला गया सीजी का टेम्परेचर आज का बताना है तो दो वैल्यू आएगी, जैसे सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब मिनिमम वैल्यू 20 एंड मैक्सिमम वैल्यू 28। दो वैल्यू दी जाती है कि आज का सबसे न्यूनतम तापमान क्या रहा और आज का सबसे अधिकतम तापमान क्या रहा, ये दो वैल्यू दी जाती है। तो मिनिमम वैल्यू जो होती है वो मॉर्निंग के टाइम में ली जाती है और मैक्सिमम वैल्यू आफ्टरनून के टाइम कैलकुलेट होती है, क्योंकि आफ्टरनून के टाइम सन की रेडिएशन ज्यादा यहाँ पर इंटेंसिटी से आ रही होती है और मॉर्निंग में कम आ रही होती है, राइट? इसके लिए बेटा हम एक थर्मोमीटर यूज करते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ये आपको जरूर ध्यान रखना है बेटा। इसी से हम मेजर करते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर की दो वैल्यू ली जाती है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। सिंपल सी बात है, करेक्ट? तो ये टेम्परेचर के बारे में, और ये याद रखना मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर, इससे मेजर करते हैं। टेम्परेचर के बाद अगर हम बात करें रेनफॉल की, तो जो रेनफॉल होती है बच्चों, वो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रेन गेज। इससे रेनफॉल मेजर की जाती है, यानी रेनफॉल का मेजरमेंट किया जाता है इससे, करेक्ट? ये एक सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह से सिलेंडर होता है ग्लास का, इस पर ये यूनिट लिखी होती है, स्केल होता है इसके ऊपर, और यहाँ पर फनल लगी होती है इस तरह से, जो वाटर स्टोर करती है। यहाँ पर ये वाटर स्टोर होती है, ये फनल है, ये सिलेंडर है। तो इस तरह का ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे रेनफॉल का मेजरमेंट किया जाता है, करेक्ट? रेनफॉल के लिए बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें दूसरा क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर एक आता है
साउथ वेस्ट मानसून और एक आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दो मानसून आपको ध्यान रखना। घर में बच्चों सुना होगा ना आपने, बड़े बुजुर्ग हमारे घर में जिक्र करते हैं मानसून आने वाला है, मानसून आ गया है, टीवी में भी बताते हैं मानसून आने वाला है, ऐसा कुछ बताते हैं ना। ये मानसून जो है वो दो तरह के हैं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो जून टू सितंबर के टाइम आता है बच्चों, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये आता है नवंबर टू मार्च। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, जो ये साउथ वेस्ट मानसून है ये हैवी रेनफॉल होती है, इसकी वजह से हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है अक्रॉस एंटायर इंडिया, मतलब पूरी कंट्री की हम बात करें, और इससे बेटा लेस रेनफॉल होती है, यानी ज्यादा रेनफॉल नहीं। क्लियर? तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सीधा क्वेश्चन पे फोकस करो आप। ये मानसून कब आता है आपको पता होना चाहिए, जून टू सितंबर। नॉर्थ ईस्ट कब आता है, नवंबर टू मार्च। ज्यादा रेनफॉल कौन करता है, साउथ वेस्ट। कम रेनफॉल कौन करता है, नॉर्थ ईस्ट। रेनफॉल किससे मेजर की जाती है, रेनगेज से। बस सिंपल तो बात है। क्लियर? तो दो एलिमेंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है, राइट बच्चों। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या चीज है बेटा, ह्यूमिडिटी क्या है, देखो वाटर वेपर इन एटमॉस्फेरिक एयर। सिंपल समझाया मैंने आपको बिल्कुल, कि जो एयर है ना बेटा, उस एयर में जो वाटर वेपर है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। सिंपल समझिए, एयर में जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर नमी जो है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, राइट। इसके लिए हम मेजरमेंट करने के लिए साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। आप ये वाला याद करो, ये इजी है। ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, हाइग्रोमीटर यूज किया जाता है, आप ये जान लो, राइट। और इसे सैटेलाइट से भी प्रिडिक्शन किया जा सकता है। इसका प्रिडिक्शन अगर हम कर सकते हैं तो वो सैटेलाइट की स्टडी से भी कर सकते हैं, इससे भी प्रेडिक्शन पता लगा सकते हैं कल क्या ह्यूमिडिटी होने वाली है। ऐसे हमें बता देते हैं ना, आप नेट पे कभी भी डालो आपको ये बता देगा कि जैसे आज थर्सडे है तो आपको बता देगा फ्राइडे को क्या टेम्परेचर रहना है, सैटरडे को क्या रहना है, संडे को क्या रहना है, ये प्रिडिक्शन बता देते हैं ना। वो प्रिडिक्शन सैटेलाइट से ही किया जाता है। प्रिडिक्शन आप रेनफॉल का भी कर सकते हो, टेम्परेचर का भी कर सकते हो, किसके थ्रू करोगे, सैटेलाइट स्टडी से करोगे, करेक्ट। तो ह्यूमिडिटी में तो बस बच्चों इतना ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेरिक एयर, राइट। और दूसरा ध्यान रखना कि ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर और प्रेडिक्शन बाय सैटेलाइट। इज दैट क्लियर? ये परसेंटेज में लिखी होगी बेटा किसी भी रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो, है ना। रेनफॉल आपको mm या सेंटीमीटर में बताएंगे, टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में बताएंगे, ये यूनिट लगी होती है आगे, करेक्ट। पक्का समझ आया आपको तीनों चीजें? ओके। अब देखो बात करते हैं हम विंड की। अरे बच्चों ये तो सिंपल है ना बिल्कुल। विंड का मतलब क्या है, एयर फ्लो। विंड का मतलब क्या है, एयर फ्लो, और वो भी हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली क्या होता है, इस तरह से होता है। ये क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टली जो एयर फ्लो हो रहा है इस तरीके से, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। तेज हवाएं चल रही है या कम हवा चल रही है, ये सब जो मेजरमेंट किया जाता है वो वेदर के अंदर किया जाता है, करेक्ट। इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन। अब ये प्रेसिपिटेशन क्या चीज है बच्चों, देखो प्रेसिपिटेशन क्या है, देखो बेटा ह्यूमिडिटी में मैंने क्या बताया था, वाटर वेपर होती है एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है प्रेसिपिटेशन को समझिए कि जो वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर कहां थी, एटमॉस्फेयर में थी। इस वाटर वेपर ये कंडेंस हो जाती है, क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। वाटर वेपर एक तरह की गैसियस स्टेज है, और जब ये कंडेंस होगी तो ये लिक्विड में बदलेगी और लिक्विड ड्रॉपलेट बनेगी, और इनकी लिक्विड ड्रॉपलेट अर्थ पर आएगी ड्यू की फॉर्म में, है ना बेटा।
फॉग की फॉर्म में, मिस्ट की फॉर्म में, इवन रेन की फॉर्म में, सुन रहे हैं बेटा, स्नोफॉल की फॉर्म में, है ना, मतलब अलग अलग रूपों में आती है बच्चों। ये जो वाटर है, जो वाटर वेपर था वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया। कंडेंस होगा तो ये गैसियस है, ये किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, और फिर वो जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो अर्थ पर आएगी या तो ड्यू मतलब ओस की फॉर्म में, फॉग मिस्ट यानी कोहरे की फॉर्म में, रेनफॉल की फॉर्म में, स्नोफॉल की फॉर्म में, ड्रीजल की फॉर्म में, है ना बेटा, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। तो इस फॉर्म में जो ये वाटर वेपर आ रही है जमीन पर, इसी को अपन प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बच्चों बताओ ना, समझ आएगा प्रेसिपिटेशन? बहुत ही सिंपल है, वाटर वेपर का कंडेंस होकर लिक्विड की फॉर्म में, ड्रॉप की फॉर्म में, ड्यू, फॉग, मिस्ट, रेनफॉल, ये सब प्रेसिपिटेशन है, करेक्ट। सर्दियों में ओस देखते हैं ना अपन, वो भी प्रेसिपिटेशन। कोहरा छा जाता है, प्रेसिपिटेशन। बूंदाबांदी हो रही है, ओले गिर रहे हैं, वो सब प्रेसिपिटेशन में आते हैं। क्लियर हो? सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ वेदर। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना, वेदर क्या होता है, वेदर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है, वेदर के एलिमेंट्स पढ़े हमने, राइट। अब देखो बच्चों, स्टॉर्म्स तो क्या होगा, वो तो तूफान ही है ना, तूफान, चक्रवात, जो भी आप पढ़ते हैं। अब अगर बेटा कोई वेदर की फोरकास्ट या वेदर रिपोर्ट बनाता है, वो कैसे बनाता है, देखो वो ऐसे बनेगी वेदर फोरकास्ट, ऐसे टेबल बनाओगे आप। अब इसमें क्या होगा बच्चों, देखो यहां होगी डेट, ठीक है ना, डे वाइज होगी। फिर यहां होगा टेम्परेचर, ठीक है, फिर होगा यहाँ ह्यूमिडिटी, फिर यहाँ होगा रेनफॉल। इस तरह की रिपोर्ट बनती है मुझे। अब इसमें भी ये होता है, टेम्परेचर में भी मिनिमम, मैक्सिमम, ह्यूमिडिटी में भी क्या होता है, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब बच्चों ये डेट वाइज जो है वो पूरी डिटेल होती है, इस तरह से पर डे का आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं। जैसे आज कितनी तारीख हो गई है बताइए ना प्लीज, कितना हो गया, 30/07/2020, 31/07/2020, इस तरह की रिपोर्ट होगी, करेक्ट। अब ये डिग्री सेल्सियस में लिखा जाएगा, ये परसेंटेज में, या आप mm में लिखोगे या सेंटीमीटर, जो भी आपको डाटा दिया गया। तो इस तरह से ये वेदर फोरकास्ट किया जाता है या वेदर रिपोर्ट होती है, वेदर की रिपोर्ट बनाई जाती है डे वाइज। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो आप इसको देख सकते हैं, राइट। एक छोटा सा टॉपिक आज हमने स्टडी किया है, इसको आप पढ़िएगा, कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, करेक्ट। आगे भी वीडियो आपको इस तरह से भेज दिए जाएंगे।